हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टडी विद सौरभ यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम रेलवे एनटीपीसी के लिए जो फिजिक्स है, जो भौतिकी है, उसके लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। हम यूनिट एंड मेजरमेंट को पढ़ रहे थे। इससे पहले मैंने इस जो सीरीज है उसमें 2 लेक्चर है वो अपलोड कर दिए हैं, जिनमें मैंने यूनिट एंड मेजरमेंट से संबंधित जो लेक्चर नंबर 2 था उसमें यूनिट एंड मेजरमेंट के जितने भी तरीके थे उनके बारे में डिस्कस किया था। और लेक्चर जो 1 था उसमें मैंने डिस्कस किया था सिलेबस के बारे में। ठीक है, उसमें मैंने सिलेबस के बारे में डिस्कस किया था। यह जो लेक्चर होगा वो एनसीईआरटी बेस्ड होगा, और जितने भी पीवाईक्यू पूछे गए हैं उनको भी मैं इसमें समाहित करूंगा। यह जो लेक्चर हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। सारी जो चीजें होंगी लिखी हुई वो इंग्लिश में होगी, और उसको मैं एक्सप्लेन हिंदी में करूंगा, और चीजों को मैं हिंदी में लिख भी दूंगा। मेरा नाम सौरभ सिंह है, और चलिए लेक्चर की शुरुआत कर लेते हैं। हाँ, एक बात और कि यदि आपको आप हमारे चैनल पर नए हैं और वीडियो देखने के बाद यदि आपको लगे कि ये हेल्पफुल है तो इसको शेयर कर दीजिएगा, और आप नए होंगे तो सब्सक्राइब वो सब जो होता है वो कर दीजिएगा। उतना मैं बोलता नहीं हूँ ये सब। तो चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। तो हम सबसे पहले जो आज का हमारा लेक्चर है उसका मेरा फोकस क्या है हमारा। तो आज का हमारा लेक्चर का फोकस होगा, हम डेराइव्ड यूनिट जितने भी है हमने क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि फंडामेंटल यूनिट है, फंडामेंटल यूनिट्स है एंड डेराइव्ड यूनिट है। फंडामेंटल यूनिट्स वो हुए जिनमें किसी और यूनिट्स की आपको हेल्प ना लेनी पड़े, और डिराइव यूनिट्स वो हैं जो फंडामेंटल यूनिट्स के साथ बनते हैं। फंडामेंटल यूनिट्स के साथ कुछ मिलाया जाए तभी डिराइव्ड यूनिट बनता है, और फंडामेंटल यूनिट में कोई भी नहीं, ये सिंगल होता है, किसी पे डिपेंडेंट नहीं होता है। ठीक है, इतनी बातें आपको मैंने पिछले जो लेक्चर्स था वहां पे समझाया था, और डिफरेंट डिफरेंट जो यूनिट मेजरमेंट के जो तरीके थे उनको मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। आज का जो हमारा मेन फोकस है वो किस पे है। तो आज हम मेन फोकस करेंगे अपना कि डायमेंशंस क्या होते हैं, विन्यास। विन्यास से संबंधित प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं कि डायमेंशन किसी भी चीज का क्या है। कोई भी यूनिट है उसका डायमेंशन आपसे पूछा जाएगा। डायमेंशन आपके पूछा जाएगा कि डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, डायमेंशन फॉर्मूला आपसे पूछा जाएगा, जो कि निकाला ही जाता है ऐसा यूनिट से। ठीक है, ऐसा यूनिट से ही डायमेंशन फॉर्मूला जो है वो निकाला जाता है। तो हम एक एक कर कर जितने भी यूनिट्स हैं जो इम्पोर्टेंट है, जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं, उनको देखेंगे। आप जब पीवाईक्यू देखोगे, आप जब अपना एग्जाम जो है उसका पीवाईक्यू देखोगे, कोई भी एग्जाम उठा लो, रेलवे ग्रुप डी हो या फिर रेलवे का कोई भी एग्जाम या फिर अदर एग्जाम भी उठाओगे, तो वहां इससे संबंधित 2-3 प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। पहला सवाल आपको पूछा जाएगा कि जैसे पूछ लिया जाएगा कि कार्य के यूनिट कौन-कौन से हैं? तो 2-3 यूनिट कार्य के हैं, तो वो आपसे पूछ लिया जाएगा। दूसरा टाइप का सवाल पूछा जाता है कि ये जो यूनिट्स है, कोई यूनिट दे दिया जाएगा कि निम्न में से किसका समान यूनिट है? समान मतलब एक जैसा यूनिट है, एक ही जैसा यूनिट किसका-किसका है। तीसरा आपसे सवाल पूछ लिया जाएगा कि समान डायमेंशन किसका है? समान, ये तो हमने समान ऐसा यूनिट पूछ लिया। अब समान डायमेंशन पूछा जाएगा। ठीक है? समान डायमेंशन किसका है, यह भी सवाल बनता है। तो इसी टाइप के 3-4 सवाल हैं वो यहाँ से बनते हैं, और जो है वो इस लेक्चर को देखने के बाद इस संदर्भ में आपको कोई भी समस्या नहीं रह जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम एरिया से बात करते हैं। ठीक है, एरिया क्या है? एरिया एक फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है, एरिया क्या है? एक फिजिकल क्वांटिटी है, एक भौतिक राशि है जो रिप्रेजेंट किसको करता है? तो ये 2 डायमेंशनल एक्सटेंट को रिप्रेजेंट करता है। 2 डायमेंशनल, यदि 2 डायमेंशनल कहने का मतलब कि लेंथ होगा एंड ब्रेथ होगा। ठीक है, लेंथ होगा और ब्रेथ होगा। इसका लेंथ हो गया और इसका ब्रेथ हो गया, तो ये एरिया हो गया। तो ये 2 डायमेंशनल होता है, सरफेस और फिर रीजन। कोई भी सरफेस हो, कोई भी रीजन हो, उसका 2 डायमेंशनल ये होता है। और ये जो मेजर किया जाता है वो स्क्वायर यूनिट में मेजर किया जाता है। ठीक है, स्क्वायर यूनिट में मेजर किया जाता है। तो इसके आपको कौन कौन सी चीजें पूछी जाएगी, तो सबसे पहला आपको यूनिट पूछा जाएगा कि ऐसा यूनिट एरिया का क्या है। ठीक है, एसआई यूनिट आपसे एरिया का पूछा जाएगा।
तो एसआई यूनिट एरिया का क्या हो जाएगा, तो मीटर स्क्वायर आपको लिखना है, मीटर स्क्वायर। तो पहला प्रश्न तो यही पूछा जाएगा। दूसरा प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि इसका सिंबल क्या होता है, इसका सिंबल क्या होता है, इसका संकेत क्या होता है। ठीक है, तो इसका संकेत ए से लिखते हैं, एरिया को संकेत ए से लिखते हैं। और तीसरा प्रश्न आपको पूछा जाएगा विन्यास फॉर्मूला, विन्यास सूत्र, विन्यास फॉर्मूला, डायमेंशन फॉर्मूला आपसे पूछा जाएगा। तो ये हो जाएगा लेंथ स्क्वायर। ठीक है, मीटर जो होगा इसका यूनिट हो गया मीटर स्क्वायर, और इसका डायमेंशन फॉर्मूला जो होगा वो लेंथ स्क्वायर होगा। मीटर को लेंथ में नापते हैं, तो ये लेंथ स्क्वायर हो गया। ठीक है, जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है वो एल एम टी ए, इन्हीं सब में डिवाइड किया जाता है। ए जो होगा वो थोड़ा हाई लेवल का चला जाता है। ठीक है, बाकी एम एल टी में ही इसको डिवाइड किया जाता है। टाइम हो गया, लेंथ के लिए मीटर हो गया, और एल हो गया, तो इन्हीं में ये डिवाइड किया जाता है। तो धीरे धीरे हम सबको डिस्कस करेंगे। तो यहाँ से आपको याद रखनी है कि एसआई यूनिट इसका क्या होता है, तो मीटर स्क्वायर, इसका सिंबल क्या होता है, ये होता है, और इसका डायमेंशन फॉर्मूला एल स्क्वायर। तो ये आपको याद रखना है। इस फॉर्मूला को देखने के बाद आपको क्या पता चल रहा है, एल स्क्वायर को देखने के बाद क्या क्या पता चल रहा है कि एरिया इज डिवाइडेड फ्रॉम द स्क्वायर ऑफ लेंथ। एरिया क्या है, इस फॉर्मूला को देखने के बाद आपको क्या पता चल रहा है कि लेंथ को ही जब दो बार डिराइव्ड करेंगे, दो बार मल्टीप्लाई करेंगे, तब ये एल स्क्वायर बनेगा। तो किससे आया है, तो लेंथ को जब दो बार स्क्वायर करेंगे तब आएगा। इसका मतलब क्या है कि ये टू डायमेंशनल है, ये टू डायमेंशनल है। ठीक है, इतना आपको समझ में आएगा। तो ये एरिया हो गया। नेक्स्ट हमारा आता है वॉल्यूम। वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या हो गया, तो वॉल्यूम को बोलते हैं हिंदी में आयतन। आप लिख लोगे नोट्स में अपने, आप आयतन बोलते हैं। ठीक है, आयतन का सबसे पहले आपको पूछा जाएगा कि आयतन क्या है। तो आयतन एक भौतिक भौतिक राशि है, भौतिक राशि है। ठीक है, आयतन एक फिजिकल क्वांटिटी है। ये रिप्रेजेंट किया जाता है अमाउंट ऑफ थ्री डायमेंशनल स्पेस ऑक्यूपाइड बाय अ सब्सटेंस और ऑब्जेक्ट। एक थ्री डायमेंशनल जो स्पेस है उसको वॉल्यूम हम कहते हैं। और ये जो मेजर किया जाता है, ठीक है, इस जो मेजर किया जाता है ये क्यूब यूनिट में मेजर किया जाता है। तो आपको यहां से पूछा जाएगा आयतन के बारे में, एसआई यूनिट सबसे पहला सवाल रहेगा आपसे। तो एसआई यूनिट होगा मीटर क्यूब, मीटर क्यूब होगा। उसके बाद आपसे इसका सिंबल पूछा जाएगा। तो एरिया का सिंबल होता है आयतन का, वॉल्यूम का वी हो जाएगा। ठीक है, और आपसे इसका डायमेंशन पूछा जाएगा। डायमेंशन को हम डी से डिनोट करेंगे, तो डायमेंशन इनका एल क्यू हो जाएगा। तो इस फॉर्मूले से क्या पता चल रहा है कि लेंथ को जब तीन बार हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये हो गया लेंथ, ये ब्रेथ हो गया, और ये हाइट हो गया, तो ये थ्री डायमेंशनल हो गया। तो जब लेंथ को ये डिराइव्ड कहाँ से हो रहा है, क्यूब ऑफ लेंथ से डिवाइड हो रहा है, डिराइव्ड हो रहा है, मतलब कि ये थ्री डायमेंशनल क्वांटिटी है। ठीक है, तो वॉल्यूम के बारे में इतना याद रखना है। बात आती है डेंसिटी की। डेंसिटी, इसको हिंदी बोलते हैं घनत्व। ठीक है, घनत्व। तो डेंसिटी को रो से डिवाइड, इसका सिंबल क्या होता है, तो इसको जो ये जो पी ऐसे दिख रहा है ना आपको, इसको रो पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, इसको रो पढ़ा जाता है, रो, याद रखिएगा, इसको रो पढ़ा जाता है। अब इसका सबसे पहले कि ये क्या है, तो ये एक फिजिकल क्वांटिटी है। ये एक फिजिकल क्वांटिटी है। ये मेजर क्या करता है, तो मास ऑफ सब्सटेंस पर यूनिट वॉल्यूम, मास ऑफ सब्सटेंस पर यूनिट वॉल्यूम। मतलब मास क्या है, तो मास केजी में होगा। फिर पर यूनिट वॉल्यूम क्या है, तो वॉल्यूम को मैंने अभी बताया मीटर क्यूब। तो इसका जो एसआई यूनिट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो किलोग्राम पर यूनिट क्यूब। ठीक है, तो केजी पर मीटर क्यूब इसका एसआई यूनिट हो जाएगा। तो आपको समझ में आया। इससे आपको डेफिनेशन भी पता चल रहा है, एसआई यूनिट ये पता चल गया। एसआई यूनिट क्या हो गया, तो केजी पर मीटर स्क्वायर, मतलब किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर से ही इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये आपको याद हो गया। अब इसका सिंबल मैंने आपको रो बता दिया। अब डायमेंशन फॉर्मूला की बात करते हैं कि डायमेंशन फॉर्मूला जो इसका होता है, इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है एम एल, एल के पावर -3। मतलब केजी के लिए जो मास है उसके लिए तो हमने एम यूज किया, मास के लिए हमने एम यूज किया, और जो मीटर क्यूब है उसके लिए मैंने एल यूज किया। ठीक है, तो ये लेंथ जो है,
लेंथ यूज किया किसके लिए, तो मीटर क्यूब के लिए जो एरिया वाला पार्ट होता है उसके लिए एम के लिए एल यूज किया, और केजी के लिए हमने एम यूज किया। तो ये आपको इंपॉर्टेंट ये याद रखना है कि एम एल के पावर -3। तो ये डायमेंशनल फॉर्मूला डेंसिटी का हो गया, घनत्व का हो गया। अब हम नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है स्पीड। स्पीड, स्पीड मतलब गति, इसका हिंदी क्या है, गति। गति क्या है, गति भी एक फिजिकल क्वांटिटी है। ये कैसे मेजर किया जाता है, तो ये रिप्रेजेंट करता है कि रेट एट विच एन ऑब्जेक्ट कवर डिस्टेंस ओवर टाइम। मतलब इसमें कोई डिस्टेंस कवर कर रहा है, वो किसके रिस्पेक्ट में, तो टाइम के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो मीटर पर सेकेंड इसका ऐसा यूनिट हो जाएगा। मीटर क्या है, मीटर लेंथ को डिनोट करेगा, और सेकेंड क्या है, तो ये सेकेंड डिनोट करेगा टाइम को। तो मीटर पर सेकंड इसका एसआई यूनिट हो जाएगा। एसआई यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकंड। सिंबल इसका वी होता है। ठीक है, सिंबल इसका वी होता है। और डायमेंशनल फॉर्मूला इसका आप लिख सकते हो m टू द पावर -0, मतलब n टू द पावर 0, तो इसका तो कोई वैल्यू होता नहीं है, ये एक हो जाएगा। किसी के पावर 0 रहता है तो वो एक हो जाता है। l के पावर 1 होगा, और t का पावर -1 हो जाएगा। क्योंकि टाइम जो है सेकंड है, वो पर पर सेकंड जा रहा है, डिवाइड हो रहा है। ठीक है, एक सेकंड में कितना मीटर चलता है उसकी बात हो रही है। तो जो s के लिए हम t लेके आएंगे, तो s के लिए जब t लेके आएंगे तो वो माइनस में जाएगा, क्योंकि वो डिवाइड में है। और लेंथ के लिए हमने जो m है, मीटर के लिए हमने l लेके आया, लेंथ लेके आया, तो ये 1 में है। ठीक है, ये 1 में है, क्योंकि जब स्क्वायर रहेगा तो 2 होगा, 1 है तो ये 1 प्लस में रहेगा, क्योंकि ये ऊपर है। तो इस तरह से इसका डायमेंशन फॉर्मूला बनेगा m l के पावर 1 t के पावर -1। तो इसको आप m को हटा दीजिए, और क्योंकि ये 1 ही बन जाता है, तो 1 से किसी में भी डिवाइड करिएगा तो वो 1 बनेगा। LT -1 भी आप लिख सकते हो, या फिर इसको m के पावर 0 l के पावर 1 t के पावर -1, इस तरह से भी आप इसे लिख सकते हो। ठीक है, इसका मतलब हुआ क्या, ये फॉर्मूला क्या आपको दिखाता है कि स्पीड जो है वो डिराइव्ड किससे होता है, तो डिस्टेंस। डिस्टेंस मतलब लेंथ, कितना वो चला, लेंथ का कितना, तो 3 टाइम्स, एंड टाइम कितना, तो 3 टाइम्स। ठीक है, तो रिप्रेजेंट ये करता है। आपको ये बातें समझ में आई, स्पीड। अब हम नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारी आती है वेलोसिटी। वेलोसिटी जो होता है वो वेग कहलाता है, वेग कहलाता है। तो वेग का सबसे पहले आप लिख लो डेफिनेशन क्या होता है। तो वेग क्या है, वेग एक फिजिकल क्वांटिटी है, और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, जो वेलोसिटी क्या है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो टाइम के बदलने से स्पीड में क्या चेंज आता है उसी को वेलोसिटी कहते हैं। तो ये रिप्रेजेंट करता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब टाइम के बदलने से उसके जो डिस्टेंस है, जो डिस्प्लेसमेंट है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मैं स्पीड बोल रहा हूँ, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट में जो भी मतलब एक सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट चेंज हुआ, वही कहलाएगा वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का एसआई यूनिट मीटर पर सेकंड होगा, कि 1 मीटर जाने में उसको कितना सेकंड लगा। तो इसका एसआई यूनिट आपको लिख लेना है, क्या होगा, तो मीटर पर सेकंड। ठीक है, इसको m बटा s भी आप लिख सकते हो, m बटा s भी आप लिख सकते हो। अब इसका डायमेंशन हम कैसे लिखेंगे, तो m के लिए क्या आएगा, m के लिए l आएगा। अब l जब बटा के ऊपर में है तो इसमें +1 आएगा, तो आप लिखो चाहे मत लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। s नीचे है तो s के लिए नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिव तो आपको लिखना पड़ेगा। तो इस तरह से l-1 इसका क्या हो जाए, तो ये l-1 इसका डायमेंशन फॉर्मूला होगा। अब ध्यान दीजिए कि वेलोसिटी का जो एसआई यूनिट है वो मीटर पर सेकंड है, और जो स्पीड का एसआई यूनिट है वो भी मीटर पर सेकंड है। तो दोनों का जो डायमेंशन फॉर्मूला होगा वो सेम होगा, LT-1 LT-1, दोनों का डायमेंशन फॉर्मूला सेम है। तो यहाँ से आपको क्या पता चला, सेम डायमेंशन फॉर्मूला किसका किसका है, तो सेम डायमेंशन फॉर्मूला आपको वेलोसिटी का है, वेलोसिटी का है, वेग का है, और किसका है, स्पीड का है। ठीक है, दोनों का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है, तो LT-1। ठीक है, LT-1। तो ये सवाल आपसे, इस तरह के सवाल जो है वो एनटीपीसी में इसी तरह के रेलवे में सवाल पूछे जाते हैं कि निम्न में से किसका डायमेंशन फॉर्मूला सेम है, ऐसे करके पूछ दिया जाएगा। आपको ऑप्शन दे जाएगा वेलोसिटी, स्पीड, वेलोसिटी, डेंसिटी, ऐसे करके ऑप्शन दे दिए जाएंगे, तो आप अब आसानी से कर सकते हो। अब हम नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा एक्सेलरेशन है, जिसको त्वरण बोलते हैं।
ठीक है, त्वरण इसका हिंदी होता है। तो त्वरण क्या है? तो त्वरण है रेट ऑफ चेंज ऑफ, ये डेल्टा चेंज के लिए होता है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ जो वेलोसिटी में चेंज आ रहा है उसको ही बोलते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को डिनोट करते हैं ए से। तो इसका क्या हो जाएगा कि मीटर पर सेकंड, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मीटर पर सेकंड मतलब मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। तो ये इसका ऐसा यूनिट होगा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या है कि चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यही होता है वो एक्सेलरेशन कहलाता है। कि अब बाकी हम इनको काफी डिटेल से डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी हमको डायमेंशन फॉर्मूला बस लिखना है। तो हमको डेफिनेशन आना ही चाहिए, बिना डेफिनेशन के आप डायमेंशन फॉर्मूला नहीं लिख सकते हो। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो चेंज जो वेलोसिटी में हो रहा है वो किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है? तो टाइम के रिस्पेक्ट में हो रहा है। तो वेलोसिटी में जब चेंज हो रहा है तो वो क्या है? तो उसको हम मीटर में डिनोट करेंगे। ठीक है, उसको मीटर में डिनोट करेंगे तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका हो गया ऐसा यूनिट। अब ऐसा यूनिट है, इस ऐसा यूनिट से हम इसका डायमेंशन लिखते हैं। तो एम के लिए क्या लिखते हैं? तो मैंने बताया एम के लिए लेंथ लिखते हैं, एल लिखते हैं। एस के लिए हम क्या लिखते हैं? तो एस, एस के लिए आपको क्या लिखना है? तो एस के लिए आपको टाइम है, तो एस के लिए आपको टी लिखना पड़ेगा। तो टी और टी स्क्वायर है तो ऊपर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। तो एल टी -2, एल टी के पावर -2, ये आपको हो जाएगा। ये फॉर्मूला जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है कि एक्सेलरेशन वो डिराइव्ड फ्रॉम चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। वेलोसिटी के साथ जो चेंज आ रहा है वो डिवाइडेड बाय टाइम जो है, वही तो मैंने आपको बताया इसका डेफिनेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये एक्सेलरेशन हो गया, त्वरण हो गया। तो इसका डायमेंशन एल के एल टी टू द पावर -2। अब कैसे हुआ मैंने आपको बताया है। आपको एसआई यूनिट किसी का याद रहेगा तो आप आसानी से डायमेंशन निकाल सकते हो। नेक्स्ट आता है फोर्स, नेक्स्ट आता है फोर्स। फोर्स का जो हिंदी होता है वो बल होता है। ठीक है, तो बल होता है। तो सबसे पहले बल क्या है? तो बल एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है। वेक्टर और स्केलर के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको काफी डिटेल से डिस्कस कर दिया है। ये क्या करता है कि एक एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस को बताता है, दैट काउजेस एन ऑब्जेक्ट टू एक्सेलरेट। कोई वस्तु ऐसे पड़ी हुई है और इस पे हम यहाँ से फोर्स लगा रहे हैं, तो ये वस्तु जो है वो आगे की ओर मूव करने लगी, आगे की ओर मूव करने लगी, तो ये फोर्स लगा। तो फोर्स लगाने से क्या हुआ? इसका इन्फ्लुएंस क्या पड़ा, इसका प्रभाव क्या पड़ा इस फोर्स का? इस फोर्स का प्रभाव पड़ा कि ये बॉडी जो है, ये जो बॉडी ए है इसमें मूवमेंट आई। ये बॉडी ए है, इसमें मूवमेंट आई, ये मूव करने लगा। तो यही कहलाता है फोर्स। ठीक है, जो कि फोर्स क्या होता है? तो फोर्स होता है F बराबर एम ए। एम ए जो एक्सेलरेशन आप लगाते हो तो मास गुना एक्सेलरेशन, मास गुना एक्सेलरेशन वो कहलाता है फोर्स। कि एक मास में कितना आप एक्सेलरेशन दे पा रहे हो वही फोर्स कहलाएगा। तो इट इज द प्रोडक्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स मास एंड एक्सेलरेशन। ठीक है, मास एंड एक्सेलरेशन एज पर न्यूटन सेकंड लॉ। तो न्यूटन सेकंड लॉ यही कहता है, बराबर एम में ही कहता है। तो अब इसका हम एसआई यूनिट लिखने की बात करते हैं। एसआई यूनिट इसका हम कैसे लिखोगे? एसआई यूनिट इसका होता है न्यूटन, एसआई यूनिट इसका होता है न्यूटन। ठीक है, न्यूटन इसका ऐसा यूनिट है, तो न्यूटन आप याद रखो। इसका सिंबल क्या होता है? तो फोर्स के लिए एफ सिंबल होता है। अब डायमेंशन फॉर्मूला की बात करें तो डायमेंशन फॉर्मूला इसका होता है एम एल टी टू द पावर -2। आपको याद रखना है एम एल टी टू द पावर -2। ठीक है, एम एल तो मीटर, क्या देखिए एम किसके लिए आता है? अब इससे हम ऐसा यूनिट एक अलग निकाल सकते हैं। एम किसके लिए आता है? तो एम देखिए पीछे आप देखिए, एम मैंने किसके लिए लिखा है? तो एम, ये जो एल लिखा है मैंने एम के लिए लिखा है। ठीक है, एल मैंने एम के लिए लिखा है। तो एम एल टी -2 जो होता है वो इसका डायमेंशन फॉर्मूला होता है। आपको ये याद रखना है, इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है? तो एम एल टी -2, और ऐसा यूनिट इसका क्या है? तो न्यूटन होता है। इसका ऐसा यूनिट न्यूटन होता है। ठीक है, ये आपको फोर्स याद रहेगा। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ? ये फॉर्मूला इंडिकेट करता है कि फोर्स इज डिराइव्ड फ्रॉम मास, लेंथ एंड टाइम।
फोर्स कहाँ से आता है? तो मास से आता है, लेंथ से आता है, टाइम से आता है कि किसी मास में उसकी क्या लेंथ है, उसमें कितना टाइम लगा रहा है, इससे ये आता है। ठीक है, तो F बराबर ma आपका यहाँ से इक्वेशन बनता है। अब हम नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट इम्पल्स होता है। इम्पल्स मतलब होता है आवेग। ठीक है, आवेग। ठीक है, आवेग क्या है? तो आवेग जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है। ये रिप्रेजेंट करता है कि चेंज इन मोमेंटम, वो संवेग में चेंज आ रहा है ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हेन अ फोर्स अप्लाइड ओवर अ स्पेसिफिक टाइम इंटरवल। किसी स्पेसिफिक टाइम के लिए, किसी निश्चित समय के लिए, किसी निश्चित समय के लिए, निश्चित समय के लिए आप फोर्स लगाते हो, आप फोर्स लगाते हो तो वो मोमेंटम में चेंज आता है, मोमेंटम में चेंज आता है, संवेग में परिवर्तन आता है। तो ये संवेग में जो परिवर्तन आता है फोर्स लगाने के बाद, वही कहलाता है इम्पल्स। इम्पल्स जो होता है वो होता है P बराबर, इम्पल्स को P से डिनोट करते हैं या फिर J से भी डिनोट कर लो। तो इम्पल्स जो होता है वो होता है J से आप कर लो। इम्पल्स जो होता है J बराबर F इंटू डेल्टा टी, मतलब जितने समय तक फोर्स लगाया गया। तो इम्पल्स बराबर क्या होगा? J बराबर F इंटू डेल्टा टी, टाइम इंटरवल बताया जा रहा है कि फोर्स कितनी देर लगाया जा रहा है। ठीक है, ठीक है, ये टाइम इंटरवल बताया जा रहा है। तो इसका न्यूटन सेकंड होता है, इसका एसआई यूनिट, एसआई यूनिट इसका क्या होता है? तो इसका एसआई यूनिट न्यूटन सेकंड होता है। ठीक है, इसका एसआई यूनिट न्यूटन सेकंड होता है। डायमेंशनल फॉर्मूला की इसकी बात करें तो mL/t-1। अब कैसे आता है मैंने आपको ऑलरेडी बताया है हर चीजों को, तो आप याद कर लो इसको। mL/t-1 किसका है? तो ये इम्पल्स का है। ठीक है, आता है एसआई यूनिट से ही, एसआई यूनिट से ही ये डिराइव्ड होता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आता है प्रेशर। प्रेशर क्या है? तो प्रेशर को हिंदी में बोलते हैं दाब। दाब, ये दाब कहलाता है। दाब क्या है? तो यह एक स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है। ये रिप्रेजेंट करता है कि आप जब किसी पे फोर्स लगाते हो तो पर यूनिट एरिया में, ऑन द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी सरफेस पे आप फोर्स लगाते हो, इसके फोर्स लगाते हो तो पर यूनिट एरिया पे क्या इफेक्ट पड़ता है, उसी की यह बात करता है। ठीक है, उसी की यह बात करता है कि इट क्वालिफाई हाउ मच फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन अ गिवन एरिया। तो इसका अर्थ हुआ कि पर यूनिट एरिया पे लगाया गया फोर्स को हम प्रेशर कहते हैं। इसका डिफिनेशन क्या होगा कि पर यूनिट एरिया पे जो फोर्स लगाया जाता है वही कहलाता है प्रेशर। ठीक है, प्रेशर का एसआई यूनिट कई सारे होते हैं। अब ये भी सवाल पूछा जाता है जब एसआई यूनिट एक का अलग अलग होता है, बाकी हम सबको डिटेल से पढ़ेंगे। तो एसआई यूनिट इसका पास्कल होता है। ठीक है, एसआई यूनिट इसका पास्कल होता है, ये आपको याद रखना है। पास्कल होता है, और एक पास्कल बराबर क्या होता है? एक पास्कल बराबर 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब इसके डायमेंशन की हम बात करें तो इसका डायमेंशन होता है mL/-1 T/-2। आपको ये एग्जैक्ट याद रखना है, सवाल यहीं से पूछा जाता है। तो आपको प्रेशर बराबर क्या लिखोगे? फोर्स पर यूनिट एरिया। एक यूनिट एरिया पे जो फोर्स लगाया जाता है वही कहलाता है प्रेशर। ठीक है, एक यूनिट एरिया पे जो फोर्स लगाया जाता है वही कहलाता है प्रेशर। बात आती है वर्क की। वर्क क्या है? वर्क का हिंदी होता है कार्य। तो कार्य क्या है? कार्य का डिफिनेशन आप जान लो। तो ये एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है। ये रिप्रेजेंट करता है कि अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट। किसी वस्तु पे, किसी वस्तु पे जब आप फोर्स लगाते हो, जब आप फोर्स लगाते हो तो कितना एनर्जी आपने इस पे ट्रांसफर किया, कितना एनर्जी आपने इस पे ट्रांसफर किया, उसी अमाउंट को हम बोलते हैं वर्क। ठीक है, उसी अमाउंट को बोलते हैं वर्क। तो द अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर्ड व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट। जब किसी वस्तु पे फोर्स लगाया जाता है तो आपने उसको कितना एनर्जी ट्रांसफर किया, वही कहलाता है वर्क। अब इसका एसआई यूनिट क्या होता है? तो एसआई यूनिट इसका जूल होता है। ऐसा यूनिट इसका जूल होता है, जिसे हम जे से रिप्रेजेंट करते हैं। और एक जूल बराबर क्या होता है? तो एक जूल बराबर 1 न्यूटन मीटर, 1 न्यूटन मीटर होता है। ये आपको याद रखना है। इसके हम सिंबल की बात करें तो वर्क को डब्ल्यू से डिनोट किया जाता है। इसके डायमेंशन फॉर्मूला की बात करें
तो डायमेंशन फॉर्मूला उसका होता है एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। ये दिखाता है कि वर्क किससे डिराइव्ड हो रहा है, तो वर्क डिराइव होता है मास से, लेंथ से एंड टाइम से। बेस्ड ऑन इक्वेशन क्या होता है, तो वर्क बराबर एफ इंटू डी, वर्क बराबर एफ इंटू डी, वर्क बराबर एफ इंटू डी। मतलब फोर्स लगाने से, जब आप फोर्स लगाते हो तो कोई वस्तु कितना डिस्प्लेस हो रहा है, कितना डिस्प्लेस हो रहा है, उसमें आपने कितना एनर्जी दिया, कितना डिस्प्लेस हो रहा है, तो ये डिस्प्लेसमेंट को दिखाता है, ये फोर्स को दिखाता है, तो यही आपका वर्क कहलाता है। बाकी जब चैप्टर होगा तो हम डिटेल से करेंगे। नेक्स्ट हमारी एनर्जी आती है, नेक्स्ट एनर्जी आती है। एनर्जी को बोलते हैं हिंदी में ऊर्जा, इसको ऊर्जा बोलते हैं। तो ऊर्जा के लिए डेफिनेशन सबसे पहले स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है। ये रिप्रेजेंट किसको करता है, तो कैपेसिटी ऑफ परफॉर्म वर्क और प्रोड्यूस चेंज, किसी चीज को बदलने की या फिर कार्य करने की जो क्षमता होती है, आपके पास जो पोटेंशियल है किसी चीज की कार्य करने की, वही कहलाता है एनर्जी। आपकी ताकत क्या है, तो आपकी क्षमता, आपको क्षमता है कि आप 12 घंटे पढ़ सकते हो, तो ये क्या है आपकी, ये एनर्जी है आपकी, कि आप 12 घंटे जो है वो वर्क कर सकते हो, 12 घंटे काम कर सकते हो। तो काम करने की जो क्षमता होती है उसी को हम एनर्जी कहते हैं, उसी को एनर्जी कहते हैं। अब इसका भी एसआई यूनिट जूल है, तो ये यहीं से सवाल पूछा जाएगा, इसका भी एसआई यूनिट जूल है, तो आपसे सवाल पूछा जाएगा कि जूल, निम्न में से जूल किस किस का इकाई है, तो एनर्जी का इकाई हो गया और यहाँ से वर्क का इकाई हो गया। तो ऐसे ही करके सवाल आपसे पूछा जाएगा। अब इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या सेम है, तो दोनों का डायमेंशन फॉर्मूला भी सेम है, एम एल स्क्वायर, इसका डायमेंशन आप लिखो एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, तो ये डायमेंशन फॉर्मूला हो गया। अब नेक्स्ट बात आती है पावर की, ठीक है, नेक्स्ट बात आती है पावर की। पावर क्या है, पावर एक स्केलर क्वांटिटी है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। ये रिप्रेजेंट किसको करता है, तो रेट एट वर्क, रेट एट विच वर्क इज डन और एनर्जी इट्स ट्रांसफर। आप काम करते हो तो वो किस दर से आप काम करते हो, आप काम करते हो तो आपका दर क्या है काम करने की, ठीक है, वो इसी को रिप्रेजेंट करता है, आपके दर को रिप्रेजेंट करता है। तो आपके काम करने की दर क्या है उसको रिप्रेजेंट करता है। तो इसका जो एसआई यूनिट है वो क्या है, पावर जो है, पावर जो है इसका एसआई यूनिट क्या है, तो इसका एसआई यूनिट वॉट होता है, इसका एसआई यूनिट वॉट होता है। इसका डायमेंशन क्या लिखोगे, तो एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री, एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री इसका डायमेंशन हो गया, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब हम नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, मोमेंटम है, ठीक है, मोमेंटम मतलब संवेग, संवेग, ठीक है। मोमेंटम क्या है, तो ये वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है। ये रिप्रेजेंट किसको करता है, तो क्वांटिटी ऑफ मोशन, क्वांटिटी ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट पजेस, इट इज a प्रोडक्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट मास वेलोसिटी, ठीक है। तो ये मोमेंटम हो गया, संवेग हो गया, ये संवेग हो गया। ये क्या है, तो ये क्वांटिटी ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट पजेस, जो क्वांटिटी मोशन का एक ऑब्जेक्ट के पास रहता है वही कहलाता है मोमेंटम। बाकी हम डिटेल से इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। मोमेंटम बराबर होता है P बराबर एम बी, इसका फॉर्मूला आप लिख लो, पूछा जाता है बार बार, P बराबर एम बी। तो वेयर एम जो होता है वो मास होता है, वी वेलोसिटी होता है, तो मास इनटू वेलोसिटी जो होता है वो कहलाता है मोमेंटम, ठीक है, ये मोमेंटम कहलाता है। अब इसका एसआई यूनिट क्या है, मोमेंटम का एसआई यूनिट है किलोग्राम मीटर पर सेकंड, किलोग्राम मीटर पर सेकंड, तो ये कहलाता है इसका एसआई यूनिट, ठीक है, इसका एसआई यूनिट। डायमेंशन फॉर्मूला की बात करें तो डायमेंशन फॉर्मूला इसका होता है एम एल टी माइनस वन, एम एल टी माइनस वन इसका डायमेंशन फॉर्मूला होता है, तो ये आपको याद रखना है। अब हम नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या है, तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आप याद रखो जी, बड़ा वाला जो जी होता है, छोटा वाला जी अलग चीज है, वो जी का वैल्यू होता है जिसको 9.8 आप याद रखते हो, जिसको आप 9.8 याद रखते हो अप्रॉक्स में, ये छोटा जी है। लेकिन ये बड़ा जी है जिसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट,
ठीक है, ये यूनिवर्सल है, हर जगह के लिए एक होता है, ये चेंज नहीं होता है, लेकिन ये जो छोटा जी है वो चेंज हो जाता है। तो ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है और ये कांस्टेंट डिनोट है, जिसको डिनोट करते हैं हम जी से। और न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो होता है उससे हम इसको डिराइव करते हैं, जो कि होता है फोर्स बराबर ग्रेविटेशन इनटू m1 मास 1 इंटू मास 2 बटा रेडियस का स्क्वायर। तो ये इसका डिनोशन होता है, ऐसे इसको डिनोट करते हैं। ये फॉर्मूला होता है न्यूटन के द्वारा, जी का फॉर्मूला है, जहां पे ये जी जो है वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, मास है जो पहला वस्तु का मास है, ये दूसरा वस्तु का मास है, और दोनों के बीच का ये डिस्टेंस है। तो ये दो वस्तु है, तो ये पहला का मास m1 हो गया, दूसरा का मास m2 हो गया, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो r है। तब ये फॉर्मूला लिखा जाता है कि दोनों के बीच जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होगा वो क्या होगा, तो वो g होगा, और उसके बाद m1 इंटू m2 बटा आर स्क्वायर इसका हो जाएगा। ठीक है, तो इसके हम सबसे पहले बात करेंगे, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, इसको एसआई यूनिट की बात करेंगे, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये एसआई यूनिट जो है वो काफी पूछा जाता है, तो इसका एसआई यूनिट आपको एकदम रट लेना है, क्या है, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये पूछा जाता है। ठीक है, ये पूछा जाएगा। इसके बाद आपको इसका डायमेंशन फॉर्मूला याद रखना है, तो डायमेंशन फॉर्मूला होता है m-1 l के पावर 3 t के पावर -2। तो डायमेंशन फॉर्मूला इसका ये होता है, आपको याद रखना है। ठीक है, डायमेंशन फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, इतनी चीजें आपको यहाँ जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है उसके बारे में ये चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो वही फॉर्मूला मैंने बताया है, ये m1 है, ये m2 है, इस पे दो फोर्स लगा रहे हैं F1 F2। तो फोर्स जो होगा वो क्या होगा, तो फोर्स लगेगा तो F बराबर G होगा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और ये m1 m2 और दोनों के बीच का डिस्टेंस r है, तो आर स्क्वायर ये फॉर्मूला हो जाएगा। जहाँ पे F जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स को दिखाता है, m1 m2 जो है वो जो ऑब्जेक्ट का मास है उसको दिखाता है, और r जो है वो डिस्टेंस को दिखाता है कि दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, और जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है वो कितना है उसका वैल्यू आपसे याद रखना है। तो आपको सीधा सीधा आप याद रख लो 676, 66 73 आप याद रख लो, या फिर 673 भी याद रखोगे तो काम चल जाएगा। तो वह और पॉइंट भी याद रखना है, आप जैसे भी याद रखो, मैं याद रखता हूँ ऐसे ही 66 73। तो 6.673 इंटू 10⁻⁻1 ये होता है इसका वैल्यू, और इसका वैल्यू के साथ आपको एसआई यूनिट भी याद रखना है, क्योंकि सवाल एसआई यूनिट से भी पूछा गया है। तो न्यूटन मीटर पर केजी स्क्वायर, तो ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है मोमेंट ऑफ फोर्स। मोमेंट ऑफ फोर्स, तो मोमेंट ऑफ फोर्स के लिए हम मोमेंट ऑफ के फोर्स क्या है, तो इसको टॉर्क बोलते हैं, इसको टॉर्क भी बोलते हैं। ठीक है, इसको टॉर्क भी बोलते हैं, इसका हिंदी मुझे शायद बल आघूर्ण होता है, पता नहीं, मे भी बल आघूर्ण नहीं होता है, बल आघूर्ण, मैं एग्जैक्ट कंफर्म नहीं हूँ। आप आपको आता है तो आप कमेंट में बताइए, हिंदी शायद इसका यही होता है, बल आघूर्ण नहीं। मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है कि ये एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है, ये रिप्रेजेंट करता है रोटेशनल इफेक्ट ऑफ अ फोर्स अप्लाइड टू अ डिस्टेंस फ्रॉम ए पाइवोट पॉइंट्स ऑफ एक्सिस। जैसे ये दरवाजा है, ये दरवाजा का, मान लिया ये दरवाजा का चौखट है, चौखट आप जानते हो ना, जिसमें दरवाजा ठुकी जाती है, चौखट। ये आप गांव से होगे तो जानते होगे, बाकी शहर वालों का मुझे पता नहीं, तो जानते ही होंगे सब कोई चौखट के बारे में। यहाँ पे दरवाजा होता है, ठीक है, यहाँ पे दरवाजा होता है। तो आप दरवाजे की लेंथ को मान लो कि ये दरवाजा का लेंथ है, तो आप दरवाजे के नजदीक जाके, ये लेंथ मान लो, ये दरवाजा है और आपको इसको बंद खोल करना है, तो दरवाजे के नजदीक जाके आप फोर्स लगाओगे तो आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, और दूर जाके जितनी रहोगे आपको कम फोर्स लगाना पड़ेगा, यही टॉर्क कहलाता है। ये रेडियस पर डिपेंड करता है। जैसे आप इसको हैंड पंप से ले सकते हो। ठीक है, आप एक हैंड पंप बनाओ, ठीक है, आप एक हैंड पंप बनाओ, ये एक हैंड पंप है, कल है जो जमीन से पाइप से कसा हुआ है, और यहाँ से एक जो पानी है वो गिर रही है, तो आपको पानी भरना है, ये इस बकेट में आपको पानी भरना है। तो आप इसको चलाते हो, हैंडल को आप चलाते हो, तो हैंडल जो है ना वो आप यहाँ से यदि चलाते हो, यहाँ से यदि आप फोर्स लगाते हो तो कम फोर्स लगाने पे ही ज्यादा चलेगा।
ठीक है, कम फोर्स लगाने पे ही ये जो है आप इसको यहाँ तक पहुंचा पाओगे। लेकिन आप यहाँ पे फोर्स यदि लगाते हो तो आप कितना भी फोर्स लगा लोगे तो नहीं पहुंच पाएगा। ठीक है, तो यही जो डिस्टेंस, जो पाइवोट इसका एरिया है, ये पाइवोट एरिया है यहाँ से, तो इसके बीच के डिस्टेंस पे ये निर्भर करता है। आर जितना बड़ा होगा, इसका डिस्टेंस जितना बड़ा होगा, ये आर है, ये आर है, तो दोनों का डिस्टेंस जितना बड़ा होगा उतनी आसानी से आप फोर्स लगाकर उसे मूव करवा सकते हो। तो यही कहलाता है टॉर्क। बाकी जब चैप्टर आएगा तो इसको हम काफी डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो हम यहाँ पे इसके एसआई यूनिट की बात करें तो एसआई यूनिट आपको न्यूटन मीटर याद रखना है। न्यूटन, न्यूटन मीटर, ठीक है, आपको एसआई यूनिट इसका न्यूटन मीटर याद रखना है। इसके डायमेंशन की बात करें तो डायमेंशन होता है एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। बहुत पूछा जाता है डायमेंशन इसका, आपको याद रखना है, बहुत पूछा जाता है। आज की जो क्लास है ना, इससे आपको एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, एक क्वेश्चन इससे जरूर मिलेगा। अब हम नेक्स्ट बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ भी होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये स्केलर क्वांटिटी है, एक फिजिकल स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है। ये मेजर किसको करता है? तो ऑब्जेक्ट्स रेसिस्टेंस टू रोटेशनल एक्सेलरेशन अबाउट एक्सिस। जैसे कोई एक्सिस पे ये बंधा हुआ है कोई ऑब्जेक्ट, इसको ऐसे हमको घुमाना है, ऐसे हमको घुमाना है, ठीक है। तो इस घुमाने के लिए जो रेसिस्ट कर रहा है, इसको जो रोक रहा है, तो रोकने की जो चेष्टा होती है वही इनर्शिया कहलाती है, जड़त्व कहलाता है, वही जड़त्व कहलाता है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है, जड़त्व का जो आवेग होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, वो ये रेसिस्ट करने को ही बोलते हैं। ये किस पे डिपेंड करता है? तो ये डिपेंड करता है मास ऑफ ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट का क्या मास है जिसको आप घुमा रहे हो। ठीक है, तो वस्तु के मास पे, वस्तु के मास, मास मतलब द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान, और वेट मतलब भार होता है, ये याद रखिएगा। वेट मतलब भार होता है, दोनों में डिफरेंट डिफरेंट दोनों चीजें हैं। इसको मैं जब चैप्टर आऊंगा तो डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। तो ये इनको ही कहते हैं। बाकी इसके एसआई यूनिट में बात करें तो एसआई यूनिट आपको याद रखना है, एसआई यूनिट होता है केजी मीटर स्क्वायर। एसआई यूनिट होता है केजी मीटर स्क्वायर। और डायमेंशन की बात करें तो डायमेंशन होता है एम एल स्क्वायर। डायमेंशन होता है एम एल स्क्वायर। इसके फॉर्मूला की बात करें तो इसे डिनोट किया जाता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया को एल से, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को डिनोट किया जाता है एल से, ठीक है। और इसका फॉर्मूला आप लिखोगे समेशन एम आई इंटू आर आई का स्क्वायर। जहां पे एम आई है ये डिपेंडेंट कर रहा है मास को, और जो आर आई है वो आर जो है वो डिपेंड कर रहा है डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस। इस एक्सिस से जो डिस्टेंस है उसको ये डिनोट कर रहा है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको समझ में आएगा। तो इसका डायमेंशन एम एल स्क्वायर याद रखेंगे, एम एल स्क्वायर। और इसका जो एसआई यूनिट है वो किलोग्राम मीटर स्क्वायर इसका एसआई यूनिट है। अब हम नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है पावर ऑफ लेंस। लेंस का जो पावर है वो डायप्टर में नापा जाता है। ये क्या है कि लेंस की एबिलिटी क्या है किसी को कन्वर्ज या डाइवर्ज करने की। कन्वर्ज और डाइवर्ज का क्या मतलब है? तो सारा जो प्रकाशें आ रही है उसको एक बिंदु पे लाना, इसको क्या बोलते हैं? तो इसको कन्वर्ज बोलते हैं, कन्वर्ज बोलते हैं। और इसी का उल्टा, एक बिंदु से लाइनों को ज्यादा फैलाना, ये तो ला रहा है, ठीक है, एक बिंदु पे लेके आ रहा है, एक बिंदु पे लेके आ रहा है, और ये एक बिंदु से फैला रहा है हर जगह, तो ये डाइवर्ज कहलाएगा, ठीक है, ये डाइवर्ज कहलाएगा। हिंदी मुझे पता नहीं है, आप देख लीजिएगा इसका। तो कन्वर्ज और डाइवर्ज है, ठीक है। तो कन्वर्ज और डाइवर्ज करने की जो क्षमता है इसकी, इसका जो कन्वर्ज और डाइवर्ज करने की जो पावर है उसी को बोलते हैं लेंस की पावर, जिसको डी से डिनोट करते हैं। और इसको डायप्टर में आप नापते हैं, ठीक है, ठीक है, इसको डायप्टर में आप नापते हैं। एक पॉजिटिव पावर इंडिकेट करता है कि कन्वर्जिंग लेंस है। अब जब पॉजिटिव पावर उसका आएगा तो वो इंडिकेट करेगा कि वो कन्वर्जिंग लेंस है। जब निगेटिव पावर आएगा तो वो इंडिकेट करेगा कि डाइवर्जिंग लेंस है। तो पावर जो होता है, जो पावर इसका लेंस का होता है, वो यहाँ से आपको क्या क्लियर हुआ कि लेंस का जो पावर होता है वो पॉजिटिव होता है और निगेटिव भी होता है। तो जब जब डाइवर्ज करेगा तो पावर पॉजिटिव होगा, और जब डाइवर्ज में निगेटिव होगा, और जब इसका कन्वर्ज होगा तो वो पॉजिटिव होगा। आपको याद रखना है। तो सबसे पहले एसआई यूनिट आपको याद रखना है। एसआई यूनिट बार बार पूछा जाता है, डायोप्टर, ठीक है। एसआई यूनिट डायोप्टर इसका होता है, डायोप्टर
एसआई यूनिट होता है। डायमेंशन इसका L-1 होता है, काफी सिंपल है, L-1 होता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है लेटेंट हीट। लेटेंट हीट क्या है? आप रोटी देखते हो ना, रोटी के अंदर जो हीट बनी हुई है वो लेटेंट हीट कहलाती है। ठीक है, इसको हम देखेंगे। बाकी तो लेटेंट हीट क्या है? अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ सब्सटेंस विदाउट चेंजिंग इट्स टेम्परेचर। हीट का वो अमाउंट जो रिक्वायर होता है किसी सब्सटेंस के लिए उसके स्टेट को चेंज करना। जैसे वो कोई सॉलिड है, उसको हमको लिक्विड में चेंज करना है या फिर उसको हमको गैस में चेंज करना है। ठीक है, तो इसके लिए जो रिक्वायर्ड जो हीट की जरूरत पड़ती है वही कहलाता है लेटेंट हीट। अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज, वो हीट की वो मात्रा जो जरूरत होती है किसी सब्सटेंस के, किसी ऑब्जेक्ट के स्टेट को चेंज करने के लिए, उसकी अवस्था को परिवर्तित करने के लिए, और विदाउट चेंजिंग इट्स टेम्परेचर। इसका टेम्परेचर यदि अभी 90 डिग्री सेल्सियस है तो बाद में भी 90 डिग्री सेल्सियस ही होना चाहिए, इसका टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए, लेकिन इसकी हीट जो है वो ट्रांसफर हो जानी चाहिए। तो इसी को बोलते हैं लेटेंट हीट। सुषुप्त उष्मा या फिर गुप्त उष्मा इसको बोलते हैं। गुप्त उष्मा, सुषुप्त नहीं, गुप्त उष्मा, छुपी हुई उष्मा कहते हैं। ये ज्यादा खतरनाक होता है नॉर्मल उष्मा से, क्योंकि इसके पास जो वो ज्यादा मतलब टेम्परेचर तो सेम होता है, लेकिन इसके पास जो हीट है वो ज्यादा होता है। ठीक है, हीट हीट जो है वो ज्यादा होता है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। इसका जो हमको एसआई यूनिट है वो क्या है? तो इसका एसआई यूनिट आपको लिखना है जूल पर किलोग्राम। जूल पर किलोग्राम, इसका एसआई यूनिट जूल पर किलोग्राम है। और इसका डायमेंशन क्या है? तो डायमेंशन है L² T-2। डायमेंशन L² T-2। ठीक है, डायमेंशन फॉर्मूला L² T-2 ये इंडिकेट करता है कि लेटेंट हीट है वो डिराइव्ड होता है किससे? तो एनर्जी से, और पर यूनिट मास होता है जो किलोग्राम में, उससे डिनोट होता है। और इसका फॉर्मूला Q से डिनोट करते हैं इसको, तो M इंटू L इसका हो जाएगा लेटेंट हीट का फॉर्मूला। मतलब कि M किसको डिनोट करेगा? जब वेयर Q डिनोट करेगा हीट को और M डिनोट करेगा मास को। ठीक है, M डिनोट करेगा मास को। तो ये आपको याद हो गया होगा। ठीक है, अब लेटेंट हीट हो गया। अब नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स इसको बोलते हैं, हिंदी भी फ्लक्स याद रखो। इसका एसआई यूनिट सबसे पहले तो डेफिनेशन देख लेते हैं। चुंबकीय फ्लक्स ये एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है। ये मेजर किसको करता है? तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड पासिंग थ्रू अ गिवन एरिया। कोई एक एरिया है, इससे कितना मैग्नेटिक फील्ड है वो पास हो रहा है, इसको दिखाता है। ठीक है, इससे कितना मैग्नेटिक फील्ड है वो पास हो रहा है, इसको दिखाता है। ये चीजें आप जानते हो, इस तरह से मैग्नेटिक जो फील्ड होता है वो पास होता है। तो टोटल अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पासिंग थ्रू अ गिवन एरिया इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। इसी को ये मेजर करता है। इट इज इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। जब हम चुंबकत्व पढ़ेंगे तो इसकी चर्चा कर लेंगे, मैग्नेटिज्म जब पढ़ेंगे तो इसकी चर्चा कर लेंगे। तो सबसे पहले आपको इसका एसआई यूनिट याद रखना है, काफी एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका एसआई यूनिट होता है वेबर। इसका एसआई यूनिट वेबर होता है, याद रखना है, इसका एसआई यूनिट वेबर है। ठीक है, और इसको एक वेबर बराबर आपको कितना याद रखना है? एक वेबर यदि आपसे पूछ ले कि एक वेबर बराबर कितना है, तो 1 T इंटू मीटर स्क्वायर, मतलब टेस्ला मीटर स्क्वायर, 1 टेस्ला मीटर स्क्वायर आपको याद रखना है। इसके सिंबल की बात करें तो फाई इसका सिंबल होता है। और फाई को डिनोट कैसे करते हैं? तो इस तरह से फाई को डिनोट करते हैं, तो फाई इसका सिंबल हो गया। इसके डायमेंशन में बात करें तो M L² T⁻², A⁻−1, ये आपको याद रख लेना है, काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। अब हम नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट रेसिस्टेंस, प्रतिरोध। ये हो गया प्रतिरोध। इलेक्ट्रिक फ्लो जब करता है तो उसमें रेसिस्टेंस आती है। ठीक है, जैसे कि रेसिस्टेंस कैसे आती है? लेंथ जब बड़ा होता है तो रेसिस्टेंस ज्यादा होगा। जब उसकी जो क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है, मतलब कि तार की जो मोटाई है वो ज्यादा होगी तो रेसिस्टेंस कम होता है। ठीक है, तार की मोटाई ज्यादा होगी तो रेसिस्टेंस कम होता है। तार का जो मटेरियल है वो डिफरेंट डिफरेंट में डिफरेंट डिफरेंट होता है। जैसे सिल्वर में सबसे कम होता है, उसके बाद गोल्ड होता है। ठीक है, तो ये रेसिस्टेंस हुआ। कुछ तो ऐसे मटेरियल होते हैं जहां पे बिजली ही नहीं पास होती है। तो रेसिस्टेंस क्या है? एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है। ये मेजर करता है अपोजिशन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन ए कंडक्टर। किसी भी कंडक्टर में
जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है उसको ये रेसिस्ट करता है, उसको ये रोकता है, उसी को रेसिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, उसको रेसिस्टेंस कहते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि R बराबर वी आई होता है, वी आई होता है, ये कहलाता है रेसिस्टेंस। आर जो है वो किसको दिखाता है, तो ये रेसिस्टेंस को दिखाता है, प्रतिरोध को दिखाता है, प्रतिरोध को दिखाता है। ठीक है, ये प्रतिरोध को दिखाता है। और वी किसको दिखाता है, तो वी वोल्टेज को दिखाता है कि आपका वोल्टेज क्या है, वोल्टेज क्या है उसको दिखाता है। और आई किसको दिखाता है, तो आई डिनोट करता है करंट को, जिसे हम एम्पियर में मेजर करते हैं। ठीक है, तो इसका सबसे पहले एसआई यूनिट आपको याद रखना है, एसआई यूनिट पूछा जाता है, तो ओम इसका एसआई यूनिट है। ठीक है, ओ एच एम इसको लिखते हैं और इसको डिनोट इस प्रकार से करते हैं, तो ये ओम हो गया। ठीक है, ये गलत हो गया, ये ऐसे डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये ओम हो गया। जहां पर वोल्ट पर एम्पियर को कहते हैं एक ओम बराबर, आपसे सवाल पूछ लिया जाए कि एक ओम बराबर क्या है, एक ओम बराबर आपसे पूछ लिया जाए तो एक ओम बराबर होता है 1 वोल्ट पर एम्पियर, 1 वोल्ट पर एम्पियर। ये जो सवाल है वो पूछा गया है एनटीपीसी में, तो यह याद रखिएगा। सिंबल इसका आर होता है। डायमेंशन फॉर्मूला यदि आप लिखना चाहें तो आप लिख लो एम एल के पावर स्क्वायर टी टू द पावर -3 ए टू द पावर -2। ठीक है, ये पूछा गया नहीं है लेकिन पूछा जा सकता है, क्योंकि आप देखते हो कि किस प्रकार का लेवल अपने एग्जाम का है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स हमने देखा, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी तो होगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, तो ये एक विद्युत फ्लक्स इसको बोल सकते हो। ये एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है। ये मेजर किसको कहता है, कि क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू अ गिवन सरफेस एरिया। कोई भी एरिया है उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कितनी पास कर रही है, इसकी क्वांटिटी को ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं, जैसे मैग्नेटिक फ्लक्स को हमने डिस्कस किया था। तो सबसे पहले इसके एसआई यूनिट की बात करते हैं, बाकी सब हम चैप्टर में डिस्कस करेंगे। इसका एसआई यूनिट जो होता है वो वोल्ट मीटर होता है, वोल्ट मीटर इसका एसआई यूनिट होता है, जिसको न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम भी कहते हैं। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम भी इसको कहा जा सकता है। तो दोनों के दोनों जो है वो एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आपको याद रखना है। ठीक है, इसको भी फाई ई से डिनोट करते हैं, फाई ई से डिनोट करते हैं। डायमेंशन फॉर्मूला की बात करें तो डायमेंशन फॉर्मूला इसको होता है एम एल स्क्वायर टी -3 ए -1। ठीक है, T-3 A-1। इसको यदि फॉर्मूले की बात करें कि ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है E इंटू ए, ई इंटू ए। ई क्या दिखाता है, तो ई दिखाता है इलेक्ट्रिक फील्ड को, इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखाता है। ए क्या दिखाता है, तो ए करंट को दिखाता है। करंट नहीं, ए एरिया को दिखाता है, एरिया के कितने एरिया में वो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अवस्थित है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम इतना हमने देख लिया। अब फिजिकल क्वांटिटी कुछ ऐसे भी हैं जो डायमेंशन फॉर्मूला एक जैसा शेयर करते हैं। ठीक है, इनका जो डायमेंशन फॉर्मूला है वो एक होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं फोर्स। फोर्स है तो फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला जो है वो क्या है, तो mL/t², mL/t²। तो जिसमें फोर्स, वेट और टेंशन ये सब जो है वो डायमेंशन फॉर्मूला सेम जो है वो शेयर करते हैं। ठीक है, अब mL²t-2 एनर्जी, वर्क और टॉर्क, ये तीन चीजें एनर्जी, वर्क और टॉर्क जो है बल आघूर्ण, कार्य और ये क्षमता जो है एनर्जी जो पावर है, वो डायमेंशन फॉर्मूला जो है वो सेम करते हैं। उसके बाद सेम डायमेंशन फॉर्मूला करता है प्रेशर और स्ट्रेस। दो चीजें आपको याद रखनी है, दाब और स्ट्रेस का मुझे भी हिंदी नहीं याद आ रहा है, आप देख लीजिएगा। स्ट्रेस तो प्रेशर और स्ट्रेस, स्ट्रेस हिंदी में भी ऐसे करके आपको लिख दिया जाएगा। तो स्ट्रेस याद रखिए और दाब भी याद रखिए। तो दाब और स्ट्रेस सेम होता है। डेंसिटी का जो डायमेंशन फॉर्मूला है ये हो गया। मोमेंट और इम्पल्स का फॉर्मूला जो होता है, वो मोमेंट और इम्पल्स का जो है वो डायमेंशन फॉर्मूला सेम होता है, mL/t⁻⁻1। यहां से ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से प्रश्न काफी पूछे जाते हैं। मैंने प्रीवियस ईयर में यहाँ से क्वेश्चंस काफी देखे हैं। आप जब प्रीवियस ईयर को उठाओगे तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। वॉल्यूम का डायमेंशन फॉर्मूला सेम नहीं होता है, वेलोसिटी का किसी के साथ, वेलोसिटी और स्पीड का सेम साथ होता है। वेलोसिटी एंड स्पीड का एक ही डायमेंशन फॉर्मूला होता है, मैंने बताया है आपको। वेलोसिटी, वॉल्यूम और कैपेसिटी का एक ही होता है। डायमेंशन फॉर्मूला एक्सेलरेशन और ग्रेविटेशनल फील्ड का एक ही होता है। एक्सेलरेशन एंड ग्रेविटेशनल फील्ड का डायमेंशन फॉर्मूला जो होता है वो
वेस्कोसिटी और डायनेमिक का एक ही होता है, डायनेमिक वेलोसिटी का। डायमेंशन फॉर्मूला एरिया और क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो दोनों का एक ही होता है। डायमेंशन फॉर्मूला टाइम और जो पीरियड होता है उसका एक ही होता है। डायमेंशन फॉर्मूला जर्क, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन को जर्क बोलते हैं, इसका एक ही होता है। डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ सरफेस टेंशन, इसका ये होता है। डायमेंशन जो एनर्जी फ्लक्स है उसका ml (T⁻³ होता है। तो कुछ डायमेंशन फॉर्मूला जो सेम है वो आपको याद रखना है, इधर वाले ही इंपॉर्टेंट है। जैसे फोर्स वेट टेंशन, फोर्स वेट टेंशन, ये तीनों का डायमेंशन फॉर्मूला सेम होता है, फोर्स वेट टेंशन। उसके बाद वर्क एनर्जी टॉर्क है, इसका डायमेंशन सेम होता है। प्रेशर और स्ट्रेस का सेम होता है। मोमेंट एंड इम्पल्स का डायरेक्शन फॉर्मूला जो है वो सेम होता है। कुछ प्रीफिक्स है जो आपने बार बार बचपन से ही आप याद करते इसको आए होगे, ये प्रीफिक्स आपको काफी याद होगा आपने, क्योंकि इसको बचपन से ही याद किया है। ठीक है, तो इस प्रीफिक्सों के बारे में हम जानते हैं। तो प्रीफिक्स में सबसे पहले तो इसके सिंबल्स को आपको नहीं पूछा जाएगा, बस आपके इसको मल्टीपल्स को पूछा जाएगा। तो इसको लाइन से आप याद रख लोगे तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। जैसे योटा, योटा आपसे पूछा जाएगा कि इसका क्या है वैल्यू, तो 10⁻24 हो गया। जेटा, जेटा का वैल्यू 10⁻21 हो गया। एक्सा का वैल्यू क्या हो गया, तो 10⁻18 हो गया, 10⁻18 हो गया। उसके बाद पेटा, पेटा टेरा गीगा मेगा किलो हेक्टो डेसी डेका। तो ये इतना लाइन से आपको याद होना चाहिए, ये एक लाइन में याद रख लो, और उसके बाद ये वाला जो है वो एक लाइन में याद रख लो। ठीक है, तो योटा, योटा, जेटा, एक्सा, पेटा, टेरा, गीगा, मेगा, किलो, हेक्टो, डेका। तो किलो आप जानते हो 1000, 1000 ग्राम को 1 किलो बोलते हैं। तो 10⁻³ तो 1000 को लिख सकते हो ना जी। तो वही चीजें यहाँ पे डिनोट की गई है। किलो, हेक्टो को 10⁻² लिखते हैं, डेका को 10 लिखते हैं, मेगा को 10⁻6 लिखते हैं, गीगा को 10⁻9 लिखते हैं, और 10⁻⁻9 किसको लिखते हैं, ये भी सवाल पूछा जाता है बार बार। तो गीगा को 10⁻9 लिखते हैं, और 10⁻⁻9 किसको लिखते हैं, तो नैनो को लिखते हैं, नैनो। ये काफी पूछा जाता है एग्जाम में, तो याद रखना है। तो इधर वाला आपको याद हो गया, योटा, जेटा, एक्सा, पेटा, टेरा, गीगा, मेगा, किलो, हेक्टो, डेसो, डेका। ठीक है, अब हम यहाँ से बढ़ते हैं। यहाँ से आप याद रखो, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, एटो, जेप्टो, येट्टो। ठीक है, तो यहाँ से आप डेसी का याद रखो, डेका को हो गया डेसी 10⁻⁻1, सेंटी 10⁻⁻2, मिली 10⁻⁻3, माइक्रो 10⁻⁻6। उसके बाद नैनो 10⁻⁻9, सबसे अधिक जो पूछा जाता है वो यही पूछा जाता है, पिको 10⁻⁻12, फम्टो 10⁻⁻50, एटो 10⁻⁻18, जेप्टो 10⁻21 माइनस में, और ये जो एटो है वो 10⁻⁻24 होता है। तो ये आप कैसे भी रट लो, और आपको, आपके पास कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, इसको रटना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से सवाल जो है वो पूछे जाते हैं। ठीक है, यहाँ से सवाल जो है वो पूछे जाते हैं, तो इसको आपको रटना ही पड़ेगा। ठीक है, इसको आपको रटना ही पड़ेगा। कुछ एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, जो सबसे बड़े यूनिट होते हैं उनको बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, मतलब खगोलीय दूरी, खगोलीय दूरी। यहाँ से प्रश्न काफी पूछे जाते हैं। ठीक है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट किसको बोलते हैं, तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं कि सन, सन और अर्थ के बीच की दूरी, सन और, ये सन हो गया और ये अर्थ हो गया, तो इन दोनों के बीच की जो दूरी होती है, इन दोनों के बीच की जो दूरी होती है, उसको यदि नापते हैं तो वही कहलाता है खगोलीय दूरी। ठीक है, वही खगोलीय दूरी को कहा जाता है। और एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर क्या होता है, तो एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर होता है 1495, 1495 इंटू 10⁻⁻11 मीटर। ठीक है, और यहाँ पे आप पॉइंट लगा लो, मतलब 1.495 इंटू 10⁻11 मीटर। ये VVI क्वेश्चन है, यहाँ से सवाल आता ही है। दूसरा जो आपसे पूछा जाता है वो लाइट ईयर, तो एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ और सन को जो बोलते हैं वो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं। ये जो कितना होता है, तो 149.6 मिलियन किलोमीटर। और इसको आप इस तरह से भी डिनोट कर सकते हो, 1495 इंटू 10⁻11, माइनस बोल रहा हूँ, 10 नॉर्मल 11। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रकाश वर्ष की, लाइट ईयर की। प्रकाश
वर्ष। सबसे पहले आपको कंफ्यूजन होगा कि वर्ष दिया हुआ है तो ये समय का यूनिट है, तो नहीं, ये दूरी का यूनिट है, आपको याद रखना है ये दूरी के यूनिट है। तो लाइट ईयर जो होता है वो डिस्टेंस ट्रेवल बाई, डिस्टेंस जो होता है लाइट के द्वारा जो एक ईयर में तय किया जाता है, एक ईयर में, एक ईयर में प्रकाश के द्वारा, लाइट के द्वारा तय दूरी, कवर्ड डिस्टेंस, तो डिस्टेंस कवर्ड बाय लाइट इन ए 1 ईयर। ठीक है, अब इसको, इसका क्या होता है वैल्यू, तो 1 लाइट ईयर बराबर होता है, 1 लाइट ईयर बराबर क्या होता है, तो 1 लाइट ईयर बराबर होता है 946, आप याद रखो, 946 इंटू 10 to the power 15 मीटर, 10 to the power 15 मीटर, तो ये हो गया 9.46 इंटू 10 to the power 4 मीटर, ये लाइट ईयर हो गया। ठीक है, अब तीसरा एक और यूनिट आता है जो और इंपॉर्टेंट है, वो सबसे बड़ा यूनिट है, सबसे बड़ा यूनिट है, तो पार्सेक इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, पार्सेक, जो कि डिस्टेंस की सबसे बड़ी यूनिट है, सबसे बड़ी यूनिट, डिस्टेंस की ये सबसे बड़ी यूनिट हो गई पार्सेक। ठीक है, मतलब पैरला इंटू सेकंड इसको बोलते हैं, पार्सेक को पैरला इंटू सेकंड बोलते हैं। अब एक पार्सेक बराबर कितना होता है, एक पार्सेक बराबर कितना होता है, यह भी सवाल जो है वो एग्जाम में पूछा गया है, तो 3.08 इंटू 10 to the power 16 मीटर, 3.08 इंटू 10 to the power 16 मीटर। ठीक है, इसको आपको याद रखना है, या फिर एग्जैक्ट याद रखो, 3.26, 3.26 लाइट ईयर, 3.26 लाइट ईयर, इसको आप लिख सकते हो 3.26 लाइट ईयर, प्रकाश वर्ष। तो यह भी इसका आंसर होगा, तो ये डिस्टेंस के यूनिट हो गए। ठीक है, ये डिस्टेंस के यूनिट हो गए। अब डिस्टेंस के कुछ यूनिट ऐसे भी होते हैं जो लेंथ में नापे जाते हैं, डिस्टेंस के कुछ ऐसे यूनिट है जो लेंथ में नापे जाते हैं, जैसे 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर को आप क्या कहते हो कि ये 1000 मीटर है, ये 1000 मीटर है, तो ये ऐसे तो सवाल आपसे नहीं पूछे जाएंगे। लेकिन मील वाला आपसे पूछ लिया जाएगा कि 1 माइल में कितना होता है, 1 मील में कितना होता है, तो 1 मील में होता है 1.6, से काम नहीं चलेगा, 1.609 मीटर आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि मैंने देखा है ऑप्शंस तक सेम होते हैं, 1.6, 1.6 सब में सेम मिल जाएगा, तो आपको याद रखना पड़ेगा आगे तक 1 मील बराबर 1.6 इंटू 09 मीटर, अप्रोक्स में आप 1600 मीटर याद रखोगे तो काफी है, तो 1 माइल बराबर इतना होता है। अब एक नॉटिकल माइल भी पूछा जाता है, एक नॉटिकल मील, एक नॉटिकल माइल भी पूछा जाता है, ये कितना होता है, तो ये आप याद रख लो, ये तो एग्जैक्ट पूछा गया है, 1852 याद रख लो, तो 1852 याद रख लो, इसका मतलब हो 1800 मीटर के आसपास, 1850, तो 1.852 मीटर। ठीक है, तो 1800 मीटर के आसपास ये नॉटिकल मील होता है, तो 1852 याद रख लो, 1.852 मीटर हो गया। तो ये 1852 मीटर हो गया, और किलोमीटर में बोले तो ये किलोमीटर में कितना हो जाएगा, तो 1000 मीटर ये हो गया, इसको, ये किलोमीटर में है, ठीक है, ये किलोमीटर में है, और पॉइंट जैसे ही लगा देंगे तो ये किलोमीटर में हो जाएगा, तो ये सारे किलोमीटर में है। ठीक है, तो ये नॉटिकल मील, नॉटिकल मील किसके लिए हो जाता है, तो समुद्री नेविगेशन के लिए हो जाता है, समुद्र में जो नाव चलते हैं ना वो इसी का यूज करते हैं, सी में होता है, एयर में भी जब यूज करते हैं, जो जहाज चलते हैं वो भी एयर ट्रैवल और सी ट्रैवल, तो ये इंपॉर्टेंट है, एयर ट्रैवल और सी ट्रैवल में ही इस यूनिट का यूज होता है। उसके बाद फेम्टो, फैथोम, फैथोम या फिर फैम्टो, ये कर लो, ये इक्वल टू 6 फीट होता है, ये मेजर करने के लिए वाटर का डेप्थ, किसी जल की गहराई कितनी है उसे नापने के लिए फैथोम यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये भी आपको इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। तो ये कुछ यूनिट है वो लेंथ के हुए, ठीक है, ये यूनिट लेंथ के हुए। अब यूनिट हम देखते हैं टाइम के। ठीक है, अब जो यूनिट हम देखते हैं वो टाइम के कितने यूनिट है, टाइम के कौन कौन से यूनिट आपको इंपॉर्टेंट है, तो सबसे पहला टाइम का यूनिट आप देख लो, पहला टाइम का यूनिट है चंद्रमास, चंद्र मास, मून ईयर, मून ईयर नहीं, मास है तो मून मंथ, मून मंथ हो गया। ये सवाल जो है वो एनटीपीसी में ऑलरेडी पूछा गया है कि एक चंद्रमास में
एक चंद्रमास में कितना सप्ताह होता है? तो ये महीने वाला कंसेप्ट आप लगा लो, 4 सप्ताह, 4 वीक, 4 सप्ताह, 4 वीक्स होते हैं, ठीक है? तो ये हो गया। दूसरा आपको यहाँ पे याद रखना है कि एक सौर मास बराबर, ये तो चंद्र मास हो गया, सन मंथ बराबर एक सौर मास, मास मतलब महीना ये चल रहा है, ठीक है? मास मतलब वो मास नहीं। तो ये या तो 30 दिन का होता है, या तो 31 दिन का होता है, या फिर फरवरी में 28 और 29 दिन का भी होता है, ये आपको याद रखना है। तीसरा है एक ईयर। एक ईयर कितने दिन का होता है? तो एक ईयर या तो 365 दिन का होगा, लीप ईयर रहेगा तो 366 दिन का होगा, ठीक है? या फिर इसको लूनर में नापेंगे तो 13 लूनर मास, 13 लूनर मास और 1 डे, 13 लूनर मास और 1 डे। या फिर 12 सोलर मास, सोलर मास यदि पता रहेगा तो आप इसको कैलकुलेट कर लोगे, 13 लूनर मास और 12 सोलर मास। तो ये टाइम के यूनिट हो गए, ये टाइम के यूनिट हो गया। अब कुछ मास के भी यूनिट है जो आपसे सवाल में पूछ लिए जाते हैं। क्या कुछ मास के यूनिट आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है? आपसे पूछे जाते हैं कुछ मास के यूनिट। मास के कौन कौन से यूनिट पूछे जाते हैं, ठीक है? तो मास के यूनिट सबसे पहले आपसे पूछे जाएंगे, पहला आप याद रखो, ऑन्स। एक ऑन्स में क्या होता है? आपसे सीधा सवाल पूछा जाएगा कि एक ऑन्स में, सीधा सवाल पूछा जाएगा कि एक आउंस में, एक आउंस में कितना ग्राम होता है? तो एक आउंस में आपको याद रखना है 28.35 ग्राम होता है। एक आउंस में 28.35 ग्राम होता है। दूसरा सवाल आपसे पूछा जाएगा कि एक पाउंड में कितना ग्राम होता है? ये सवाल जो है वो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो एक पाउंड में होता है 16 आउंस, या फिर बोलो, या फिर आप सबसे पहले तो ये लिख लो, ये पूछा गया 453.52 ग्राम। या फिर इसको आउंस में आप कन्वर्ट करोगे तो इसको 16 आउंस कर सकते हो, 16 आउंस, ठीक है? 16 आउंस, तो ये समझ में आ गया। तीसरा है, ये एग्जैक्ट याद रखिए, यहां से सवाल जो है वो बनेंगे क्योंकि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो एक केजी बराबर क्या होता है? तो एक केजी बराबर होता है 2.205 पाउंड। ब्रिटेन में ये यूज किया जाता है, या फिर हमारे यहाँ 1000 ग्राम हो जाएगा, 1000 ग्राम हो जाएगा। एक क्विंटल, आपको ये सब याद ही होगा, एक क्विंटल, एक क्विंटल बराबर होता है 100 केजी, 100 केजी, ये याद होगा। आपको एक मेट्रिक टन बराबर क्या होगा? एक मीट्रिक टन, एक मीट्रिक टन बराबर क्या होगा? इसका मतलब हो गया 1000 केजी, 1000 केजी, ठीक है? ये 1000 केजी। तो ये कुछ यूनिट किसके हो गए? तो ये सारे यूनिट जो हो गए वो मास के हो गए, ठीक है? ये सारे यूनिट किसके हैं? तो ये सारे यूनिट मास के हैं, ठीक है? अब कुछ ऐसे यूनिट जो है वो आपको याद रखना है, वो एरिया के, एरिया के कुछ यूनिट जो है वो आपसे सवाल में पूछे जाते हैं, तो आप याद रख लो। सबसे पहला आप याद रखो कि एक हेक्टेयर, एक हेक्टेयर, एक हेक्टेयर बराबर कितना होता है? तो 2.5 एकड़, 2.5 एकड़। दूसरा आपसे पूछा जाएगा एरिया के यूनिट में, एक वर्ग किलोमीटर बराबर, एक वर्ग किलोमीटर बराबर। तो एक वर्ग किलोमीटर बराबर होता है 1000 हेक्टेयर, ठीक है? उसके बाद आता है एक वर्ग मील बराबर, एक वर्ग मील बराबर, इसका मतलब होता है 2.6 वर्ग किलोमीटर, 2.6 वर्ग किलोमीटर। या फिर आप बोल सकते हो 256 हेक्टेयर, या फिर आप बोल सकते हो 640 एकड़। तो ये यूनिट है वो एरिया के यूनिट हो गए, ठीक है?
ये सारे यूनिट जो है वो एरिया की यूनिट हो गए। अब बात आती है कुछ एरिया के और यूनिट हैं, जैसे 1 एकड़ बराबर, 1 एकड़ बराबर यह पूछा जाता है, ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, 4840 वर्ग गज। ठीक है, या फिर इसको आप कह सकते हो 43560 वर्ग फुट, या फिर आप इसको कह सकते हो 4046 वर्ग मीटर। तो ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है और 4840 वाला पूछा जाता है, तो ये आप इसको याद रख लीजिएगा। ठीक है, ये आप इसको याद रख लीजिएगा। उसके बाद वॉल्यूम की यूनिट बचती है। ठीक है, उसके बाद वो कौन सी बचती है, तो वॉल्यूम की यूनिट मतलब आयतन की यूनिट। वॉल्यूम की यूनिट कौन कौन सी है, तो वॉल्यूम की यूनिट जो है वो आपसे पूछा जाएगा। तो सबसे पहला आप याद रखो 1 लीटर। 1 लीटर, 1 लीटर बराबर होता है 1000, 1000 घन, मतलब जो सीसी में इसको कन्वर्ट कर नापा जाता है। ठीक है, या फिर गैलन में इसको बोलोगे तो 0.24264 गैलन, 264 गैलन। ठीक है, या फिर 1 गैलन बराबर कितना होता है, 1 गैलन बराबर कितना होता है, तो 1 गैलन बराबर होता है 3.785 लीटर, 3.785 लीटर। तीसरा आपसे पूछा जाएगा 1 बैरल। 1 बैरल काफी इंपॉर्टेंट, तो 1 बैरल बराबर कितना होता है, बैरल बराबर होता है 159, 159 लीटर, 159 लीटर। तो ये कुछ यूनिट थे जो बार बार एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। आप जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाओगे तो आप देखोगे कि इन सब यूनिट से है वो सवाल पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये पूरा वीडियो था जिसमें हमने काफी डिटेल से डायमेंशन फॉर्मूला और कुछ यूनिट्स जो थे, चाहे वो लेंथ के हो, चाहे वो टाइम के हो, चाहे वो डिस्टेंस के हो, चाहे वो एरिया के हो, चाहे वो वॉल्यूम के हो, सबको हमने काफी डिटेल से डिस्कस किया है। यदि आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं, मतलब कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दें। मैं स्टार्टिंग में ये सब नहीं बोलता हूँ क्योंकि फालतू का ये बोलना हो जाता है। तो आपको अच्छा लग रहा है तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास ये वीडियो पहुंच पाए। तो ये मेरे लिए अच्छी बात होगी। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में आपसे जल्द ही मिलता हूँ।